अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये सिंजेंट रेवेन्यू एक्ट का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 to 20। तो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर जो है वो है चैप्टर 2, डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सेक्शन 5 क्या कहता है? सिंपली से दैट प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। क्या कहता है कि सूबों को जो है वो डिविजन्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन को एक बार रीड करके देखते हैं, वी विल कम टू नो अबाउट दिस वन। Section 5 says that there shall be as many divisions in the province with such limits and such areas as government may by notification direct। जिसको गवर्नमेंट जो है वो डिवीजन करार दे दे, कह दे कि ये इलाका जो है आज के बाद डिवीजन होगा, तो फिर वो डिवीजन कहा मतलब माना जाएगा। सिंपल यही है इसके अंदर। सेक्शन 6 कहता है डिवीजन टू बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन सब डिवीजन। क्या इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सूबों को डिवीजन में डिवाइड किया जा रहा था, अब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिविजन के अंदर डिवाइड किया जा रहा है। तो इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। जाहिर है मतलब इसको जो है गवर्नमेंट कर रही है सूबों को डिवीजन में डिवाइड, तो जाहिर है डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवीजन सब डिवीजन में विल डिवाइड। तो आंसर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जाहिर थ्रू नोटिफिकेशन जो है फिर वो डिवाइड करेगी। मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट्स अबाउट सब डिवीजन। हमने जब फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था तालुका डिवीजन सब डिवीजन के बारे में मगर आज आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊं सब डिवीजन और तालुका में। इसको मैं रीड करता जाता हूँ, यू हैव जस्ट लिसन दिस। सब डिविजन आर एट सम एक्सटेंट डिफरेंट फ्रॉम तालुका तहसील। तालुका और तहसील ये दोनों एक चीज है, सब डिवीजन भी वही है मगर थोड़ा डिफरेंस है। वो कौन सा है? लेट्स सी। सब डिवीजन आर मेड इन डिस्ट्रिक्ट्स। सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया जाता है, होते हैं वो। वेन ईदर देयर इज अ लार्ज तहसील तालुका, मतलब सब डिवीजन वो तब बनते हैं जहाँ तो तालुका तहसील जो है वो ज्यादा बड़ा हो। मतलब बहुत बड़ा अगर जो कोई तालुका है तो उसको सब डिवीजन करार दिया जा सकता है। कौन देगा? गवर्नमेंट दायर थ्रू नोटिफिकेशन। और या तो तालुका जो है वो बड़ा हो, या सम तहसील तालुका हैव लार्ज बर्डन ऑफ वर्क। या जो है तालुकाज में कुछ 3-4 तालुका या 4-5 तालुका या 5-6 तालुका किसी जिले के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं जिन पे जो है वो बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। सो नाउ एंड देन दोज तहसील तालुकास आर कंसीडर्ड ए सब डिविजन बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। देन दैट दोज तहसील तालुकास आर डिक्लेयर्ड ए सब डिविजन बाय नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। functions of तहसील आर परफॉर्म्ड बाय तहसीलदार। फंक्शंस ऑफ तहसील कहें या तालुका कहें, उसके उनके जो फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय तहसीलदार। तहसीलदार को हम मुख्तियारकार भी कहते हैं, याद रखिएगा। फंक्शंस ऑफ सब डिवीजन आर परफॉर्म्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, एसी जो होते हैं वो। एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। समझ में आई बात? सिंपल ये कहना चाह रहा है कि तालुका तहसील सेम है, सब डिवीजन में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम तालुका तहसील पे आते हैं तो वहां पर जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो कौन होता है? आपका तहसीलदार, या इसको मुख्तियारकार भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। हरी बात समझ में? और जब बात करते हैं हम व्हाट वी कैन से, ये था तहसील के बारे में, तहसील या तालुका के बारे में। सब डिवीजन की जब बात करते हैं तो वहां पे जो है एक्शंस परफॉर्म कौन करता है? आपका असिस्टेंट कमिश्नर, एसी। असिस्टेंट कमिश्नर, या इसको कहा जाता है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1। हरी बात समझ में? और आपके जिले के जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कौन परफॉर्म करता है? कलेक्टर, या उसको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। सेक्शन रीडिंग आई थिंक जरूरत नहीं है मगर फिर भी कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो कुछ कोई चीज होगी इसके अंदर। दायरे डिविजन टू बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिवीजन। ईच डिवीजन, सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ईच डिवीजन शैल बी डिवाइडेड इनटू सच डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट्स में बी डिवाइडेड इनटू सच डिवीजन, सब डिवीजन और तालुका, या सब डिवीजन या तालुका दोनों अलग रखे हैं दोनों, ठीक है। एज गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड एंड ईच सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ सच तालुका। अब सभी सब डिवीजन के अंदर वो तालुका होते हैं एंड हैविंग सच लिमिट्स जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थ्रू बताएगी। गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेराई द नंबर एंड लिमिट्स ऑफ डिवीजन।
डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, तालुका, प्रोविंस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी सूबे के अंदर गवर्नमेंट जो है, किसी भी सूबे का मतलब है, यहाँ पे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात चल रही, तो मतलब सिंध सूबा, सिंध सूबे के अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सब डिवीजन, तालुका को चेंज कर सकती है गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, ओके जी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या कहता है, क्या होगा भाई, सेक्शन 7, सॉरी 6A। मगर हाँ, केस लॉ है, सेक्शन 6 से रिलेटेड। 1995 पीएलडी, पीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पाकिस्तान लीगल डाइजेस्ट बुक एक। 552 कराची के अंदर ये केस हुआ, वंस अपॉन अ टाइम। उसके अंदर क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि दिस केस आल्सो गिव्स द सेम पावर्स टू प्रोविंस टू स्पेसिफाई। मतलब ये जो है केस के अंदर ये कहा गया, इस केस ने भी पावर दी सूबों को, मतलब सिंध गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो स्पेसिफाई कर सकता है। क्या स्पेसिफाई करता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है 6 के अंदर भाई, डिवीजन होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसके अंदर कौन होगा, क्या होगा। 6A, सेक्शन 6A जरूरी नहीं है ये, मगर फिर भी देखते हैं। रीनेमिंग ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और तालुका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या तालुका के नाम को भी बदल सकती है, मगर फिर भी बात आती है थ्रू नोटिफिकेशन। अपॉइंटमेंट, अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर तरफ बढ़ते हैं हम। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, दो चीजें, अपॉइंटमेंट और पावर्स। पहले हम रेवेन्यू ऑफिसर्स खुद को अपॉइंट करेंगे, और फिर उसको उसके बाद उन्हीं रेवेन्यू ऑफिसर्स को वी विल कन्फर देम द पावर्स। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट। सेक्शन 7 कहता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स में तीसरा लेक्चर है, मैं पिछले 2 लेक्चर से ये क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बताता हुआ आ रहा हूँ। सेक्शन 2 में हमने तो विलेज ऑफिसर्स की क्लासेस को भी देखा था। लेट्स रीड सम सेक्शन। सेक्शन 7 क्या कहते हैं, सेक्शन 7 सिंपली सेज दैट देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, कमिश्नर होगा, कलेक्टर जिसको डिप्टी कमिश्नर कहेंगे, या असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड जिसको एसी कहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड जिसको मुख्तारकार या तहसीलदार भी कहेंगे, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और the officer performing for the time being function as such shall be the collector thereof। अरे बस समझे, कलेक्टर जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, हमेशा ज्यादातर अब यही है, सही ना, हमेशा कलेक्टर कलेक्टर जो किसको कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर को। सेक्शन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स, कौन अपॉइंट करेगा भाई, जाहिर गवर्नमेंट। सेक्शन 9 एडिशनल कमिश्नर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल सेक्शन को रीड कर लेते हैं, आई हैव मेंशन्ड दिस सेक्शन रीडिंग। सेक्शन नंबर 9 में जो है वो बात कही गई है कि गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी इन एनी डिवीजन एन एडिशनल कमिश्नर। देखिए कमिश्नर वो हमेशा डिवीजन लेवल पर होता है, तो एडिशनल कमिश्नर भी जो है होता है डिवीजन लेवल पर होगा, तो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट। और इन एनी डिस्ट्रिक्ट या सूबे के अंदर, सूबे का सॉरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन होता है, कलेक्टर। तो बोलता है कि कलेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है गवर्नमेंट, और एडिशनल कलेक्टर को भी अपॉइंट करने की हिम्मत, ताकत, पावर रखती है कौन, गवर्नमेंट। Who shall exercise throughout the division or district concerned all or any of the powers and discharge all or any of the duties conferred or imposed on a commissioner or collector। मतलब एडिशनल कलेक्टर जो कि अपॉइंट हुआ है, या एडिशनल कमिश्नर जो कि अपॉइंट हुआ है, ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर जो है वो कमिश्नर के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। मीनवाइल आपका एडिशनल कलेक्टर है, ही विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एज द केस मे बी बाय और अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन। अब सुपरविजन किसकी होगी, एंड कंट्रोल ऑफ द कमिश्नर ऑफ द, मतलब अगर ये एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो कमिश्नर की सुपरविजन होगी, निगरानी होगी, आंखें होंगी इसके ऊपर, चेक करता रहेगा दैट व्हाट इज एडिशनल कमिश्नर डूइंग अराउंड। ठीक है, एंड ऑफ द डिवीजन इन द केस ऑफ एडिशनल कमिश्नर एंड कलेक्टर, फिर जो है वो नजर रखेगा किस पर, एडिशनल कलेक्टर पे, जो काम कर रहा होगा किसका, कलेक्टर का, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट में। है चलो सेक्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम, सेक्शन रीडिंग। असिस्टेंट कलेक्टर देखेंगे, 2 क्लासेस हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को हम असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते हैं अब नाउअडेज, और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 को मुख्तारकार या तहसीलदार भी कहते हैं। लेट्स रीड द सेक्शन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 says government may appoint to each district as many assistant
कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एज इट मे डीम एक्सपीडिएंट, जो उसको अच्छा लगे उस हिसाब से वो अपॉइंट कर देगी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 2 दोनों को। गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सब डिविजन एंड तालुका in a district in the charge of any assistant collector of the first grade। देखिए फर्स्ट ग्रेड को दी जा रही है पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सब डिवीजन इन तालुका, ठीक है, इस जिले की किसको दी जा रही है? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, अपॉइंटेड टू दैट डिस्ट्रिक्ट एंड कन्फर ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कलेक्टर ऑन सच ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। मतलब जुरिसडिक्शन बता दी कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब डिवीजन तालुका में वो काम करेगा। किसके काम करेगा? कहती है कि गवर्नमेंट जो है उसको काम दे सकती है, कलेक्टर के सारे काम दे सकती है या उसके कुछ भी काम मेंशन। अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ कलेक्टर अंडर दिस act are conferred on an assistant collector, they shall be exercised by him subject to the control of the collector। मतलब कलेक्टर की पावर्स गवर्नमेंट ने असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को दी, सॉरी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को जब दी तो अब निगरानी रखेगा कौन? कलेक्टर उस पर। क्यों कलेक्टर निगरानी रखेगा? जाहिर है क्योंकि वो उससे सुपीरियर अथॉरिटी है और असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो उससे कम है कलेक्टर से, तो फिर कलेक्टर जो है वो निगरानी रखेगा असिस्टेंट कलेक्टर पे। और उसके अलावा जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का जो है वो तो पावर्स भी यूज कर रहा है, फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है कलेक्टर के, सो ही विल बी सुपरवाइज्ड बाय कलेक्टर। So this was about this one here। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन 11 जिस जो है तहसीलदार। आप जब बुक खोलते हो तो वहां पर सिर्फ तहसीलदार लिखा होता है, मगर उसको मुख्तियार कार भी कहते हैं। सेक्शन रीड करते हो तो वहां पर आपको सेक्शन रीडिंग में बताता है। लेट्स रीड द सेक्शन। सेक्शन गोज इज देयर शैल बी अ मुख्तियार कार। वाओ, देयर शैल बी, हाँ मुख्तियार कार जो होता है वो BS 16th ग्रेड का होता है। जबरदस्त जॉब है, आई भी थी अभी बीच में, अगली बार आए तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, जबरदस्त जॉब है। और इसके अंदर ये जो मेजर सब्जेक्ट है सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट। देयर शैल बी अ मुख्तियार कार रेवेन्यू, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट दोनों एक चीज है, ठीक है। देयर शैल बी सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट या वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट, तीनों एक ही चीज है। देयर शैल बी अ मुख्तियार कार रेवेन्यू ऑफ अ तालुका who shall exercise the powers of assistant collector of second grade। सही है, ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड का कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड ग्रेड की पावर सब मुख्तियार करके पास होती है। एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज as may be expressly conferred or imposed on him by और अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत जो भी पावर दी गई है वो ही परफॉर्म करेगा भाई, मगर उसके अलावा भी परफॉर्म करता है। कौन सी पावर? वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको देती है। अब और कुछ कह रहा है यहाँ पर, क्या कहता है? सेक्शन रीड कर लिया। अब क्या कहते हैं? मुख्तियार कार एक्सरसाइज द पावर्स इन तालुका नॉट इन सब डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि मुख्तियार कार जो पावर्स परफॉर्म करता है वो तालुका में करता है भाई साहब, सब डिवीजन में नहीं। सब डिवीजन तालुका में डिफरेंस क्या है? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। बट असिस्टेंट कलेक्टर, अब यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर कौन है भाई? ग्रेड 1 का। कैन डू दिस इन बोथ। अब ये AC मैंने क्यों लिखा है? असिस्टेंट कमिश्नर लिखा है, ठीक है। बट असिस्टेंट कमिश्नर कैन डू दिस इन बोथ, बोथ का सब डिवीजन तालुका दोनों में, बट विद द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, डायरेक्ट फंक्शंस परफॉर्म करेगी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट। सेक्शन नंबर 12 सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड। जो भी अपॉइंटमेंट ऊपर हमने की हुई है सब थ्रू नोटिफिकेशन होंगी बाय द गवर्नमेंट। नोट अपॉइंटमेंट शैल बी बाय नोटिफिकेशन, करेगी गवर्नमेंट मगर नोटिफिकेशन देकर। अब पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया, सॉरी क्या मैंने अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया, हाँ अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऑफिसर जो है वो किसके सबॉर्डिनेट होगा, उसके ऊपर किसके कानून कवानीन जो है वो व्हाट वी कैन अप्लाई होंगे, वो किसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 13 गोज इज सुपरिंटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, मैंने तो अलग अलग लिखा हुआ है क्यों बताओ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी पावर्स को। सुपरिंटेंडेंट निगरानी रखेगी किस पर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हर काम पे। अरे बार समझने, अब आगे बोलता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल करेगी, सुपरिंटेंड करेगी
ठीक है, निगरानी रखेगी इस पर, कमिश्नर पर। कमिश्नर डिविजनल लेवल पर होता है। कमिश्नर जो है वो मतलब कंट्रोल करेगा और सुपरिंटेंड करेगा, मतलब सुपरिंटेंड करेगा, निगरानी रखेगा किस पर, आपके कलेक्टर पे। अब आगे बढ़े तो क्या होगा कि कलेक्टर निगरानी रखेगा कौन, किस पर, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 बोथ। सिंपल। सेक्शन 14 goes is power to distribute business and withdraw and transfer cases। हमारे पास पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, पहले तो बिजनेस काम बताया गया, अब उस काम को लिया भी, वापस भी लिया जा सकता है। सेक्शन रीडिंग करते हैं भाई, क्या कहते हैं, सेक्शन 14 गोज इज, सेक्शन 14 जो अब गो नहीं करता, वो रन करता है, क्या करता है, दौड़ता है। क्या कहता है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट इन सच मैनर एज मे बी डीम्ड फिट एनी बिजनेस कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि वो जो रेवेन्यू ऑफिसर इसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है, वो उसका उसके लायक भी हो। बेवकूफ कहीं चल रहा हो उसको थोड़ी ना जॉब देंगे यार, जाहिर है कोई जो है वो अहल होगा, क्वालिफाइड होगा, उसको ही दी जाएगी। तो वो बंदा जो कॉग्निजेबल हो, उसको गवर्नमेंट जो है वो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बिजनेस परफॉर्म करने के लिए देगी, अंडर इट्स कंट्रोल, और फिर कंट्रोल भी रखेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या बोल रहा हूँ, एनी बिजनेस कॉग्निजेबल बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है, मतलब जो भी रेवेन्यू ऑफिसर के कंट्रोल में काम होगा। एंड बाय लाइक ऑर्डर विथड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी सच ऑफिसर। अब अगर जो कोई काम या कोई केस रेवेन्यू ऑफिसर के, रेवेन्यू ऑफिसर मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल कमिश्नर हो गया, आपका कलेक्टर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, वो जो भी काम कर रहे हैं उस कामों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विथड्रॉ भी कर सकती है, वापस भी दे सकती है। द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सबसेक्शन 1 मे बाय लाइक ऑर्डर एंड इन लाइक मैनर बी एक्सरसाइज्ड बाय कमिश्नर। जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पावर दी इसको कमिश्नर को, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसी तरह कमिश्नर भी पावर अप देता है, उसके नीचे को जो है डायरेक्ट कलेक्टर, कलेक्टर भी इसी तरह उसके नीचे जो है उसको काम देगा। और जब कोई बिजनेस परफॉर्म करने के लिए दिया गया है तो कमिश्नर उससे, मतलब कलेक्टर से काम को विथड्रॉ भी कर सकता है। कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या एसी एसी ग्रेड 1 2 जो है, उन दोनों से, उन दोनों को काम दिया है तो विथड्रॉ भी कर सकता है। वेयर अ केस इज विथड्रॉन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सबसेक्शन 1। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काम दिया 1 के अंदर, अब उसको अगर जो विथड्रॉ किया है अंडर सबसेक्शन 1, तो अब क्या होगा, द बोर्ड में डिस्पोज ऑफ इट इटसेल्फ और बाय रिटन ऑर्डर रेफर इट फॉर डिस्पोजल टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर एंड वेयर द केस इज विथड्रॉन बाय कमिश्नर और कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 2 द कमिश्नर और कलेक्टर एज द केस मे बी में डिस्पोज ऑफ इट हिमसेल्फ और बी लाइक ऑर्डर रेफर इट टू एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी से काम छीन लिया, अब वो खुद परफॉर्म कर सकती है या किसी और बंदे को दे दे, सिंपल। कमिश्नर ने कलेक्टर से काम को छीना, कलेक्टर ने एसी के काम को छीना, अब या तो वो खुद परफॉर्म करे या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को वो काम दे दे, सिंपल, टीम में नहीं जाते। चलो, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी रेवेन्यू ऑफिसर to exercise any power or deal with any business which he would not be competent to exercise or deal with within the local limits of his own jurisdiction। सिंपली आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 15। ये क्या कहता है, फंक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। हाँ, तब डिस्ट्रीब्यूट तो किया बिजनेस, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर को कोई काम दिया, कमिश्नर ने किसी कलेक्टर को काम दिया, कलेक्टर ने आगे किसी को काम दिया, कौन सा काम दिया भाई, तो वो तो पता चले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए एग्जेक्टिव अथॉरिटी है ना ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, एग्जेक्टिव जो है वो जुरिसडिक्शन में आती है, तो उनके काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव के, एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। तो फंक्शंस किस तरह के, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। हियरिंग अपील, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं कि कमिश्नर साहब आपको ये अपीलें सुननी है, कलेक्टर साहब आपको ये अपीलें सुननी है, तो वो काम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। या कह दे कमिश्नर कलेक्टर को कि भाई साहब आप जो है वो जमीनों से मुतालिक, मतलब एग्रीकल्चर जमीनों से मुतालिक जो जो मसले हैं वो सब जो है वो आप देखोगे। तो इस तरह के काम जो है वो फॉलो करते हैं इस, क्या कहें, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर। सेक्शन 15 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिस। इट शैल बी लॉफुल फॉर गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड द सेम पर्सन, एक ही बंदा, और या तो उस वो बिल्कुल सेम पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर है, अब कलेक्टर एक बंदा है, अब क्या होता है, बीइंग अदरवाइज कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू लॉ टू एनी टू और मोर ऑफिस प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। मतलब एक कलेक्टर को एक बंदा है मगर उसको दो दो तीन तीन जो है ऑफिस के काम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का है, उसको काम दिया
मतलब उमरकोट का तो वो डिस्ट्रिक्ट का तो काम तो वैसे ही वो परफॉर्म कर रहा है, अब उसको सक्खर का भी दे दिया, उसको हैदराबाद का भी दे दिया, मीरपुर खास का भी दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो है जुरिसडिक्शंस के काम जिसको दे दिए हैं, तो वो भी कर सकता है। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो भी कर सकती है, मतलब वो भी पावर जो है वो दे सकती है। सिंपल। अब पावर्स को डिस्कस करते हैं। अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को डिस्कस किया इसी चैप्टर तीसरे के अंदर। अब पावर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 16 कहता है कि कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्या कहता है? कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सेक्शन 16 में सिंपल ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो आपकी है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बंदे को कमिश्नर की पावर्स या कलेक्टर की पावर जो है वो दे सकती है। क्या आप ये परफॉर्म करें कलेक्टर की पावर, भाई साहब आप परफॉर्म करें कमिश्नर की पावर, तो पावर दे सकती है, और वो विदड्रॉ भी उसका उस पावर को कर सकती है। सिंपल। तो और आगे कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी कुछ इख्तियार हैं। वो ये कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट कलेक्टर, कमिश्नर या कलेक्टर नहीं, असिस्टेंट कलेक्टर की पावर जो है वो किसी बंदे को दे सकती है और उसको विदड्रॉ भी कर सकती है। सेक्शन 17 कहता है फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। आप आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शंस क्या है मेरी जान? तो लेट्स रीड दिस सेक्शन। सेक्शन 17 कहता है कि एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यूज बाय whom any function is to perform is specified, मतलब सपोज करें इस एक्ट में बताया नहीं गया कि क्या काम करने हैं, तो फिर क्या होगा? The Board of Revenue may by notification determine the functions to be performed under this act by any class of revenue officer. फिर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दी कि भाई आप ये काम करो बस। सेक्शन 18 रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर। सेक्शन रीडिंग से पहले बताऊंगा इसके अंदर ये है कि सिंपल कि कोई बंदा जो है उसको ट्रांसफर किया गया है, मगर अभी तक उसको पावर मतलब उसको काम नहीं दिया गया है कि उसको क्या काम करने हैं। उसको पावर जो है वो अभी तक नहीं बताई गई कि उसके क्या पावर हैं, इख्तियारात उसको नहीं दिए गए हैं तब तक। अब जिस लोकल एरिया से, लिमिट से वो पहले आया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल उमरकोट से कोई कलेक्टर है जिसको ट्रांसफर किया गया है कहीं और, अब कहीं और मतलब फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद किया गया है, अब हैदराबाद में आकर उसको अभी तक कोई काम बताया नहीं गया है और बताया वगैरह नहीं कि उसको काम फंक्शन वगैरह नहीं दिए गए हैं, तब तक जो है वो क्या कर सकता है? उमरकोट के अंदर जो उसके पास पावर थी पहले उसको जो है वो मतलब रिटेन करेगा, उसको चलाता रहेगा, उस काम को मतलब आगे बढ़ाता रहेगा जब तक उसको पावर ना दी जाए दूसरी हैदराबाद के अंदर। अब सेक्शन को देखते हैं। When a revenue officer of any class who has under the provisions of this act any powers to be exercised in any local area, जहां से मतलब जहां किसी लोकल एरिया में पहले वो था, is transferred from that local area, ट्रांसफर हो गया to another as a revenue officer of the same or higher class, या तो सेम क्लास कलेक्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आकर कलेक्टर हुआ हो, या हायर क्लास कलेक्टर था पहले अब आके कमिश्नर हो गया है, he shall continue to exercise those powers in that local area unless government or the board of revenue as the case may be otherwise directs or has directed। या तो जो है वो मतलब वो काम जो उमरकोट में उसको करने थे वो कर रहा होगा, कर सकता है, वो करता रहेगा तब तक जब तक गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको दूसरा कोई काम ना बता दे। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अरे काम तो करेंगे ठीक है, मगर किस तरह करेंगे वो कानून जो है वो कौन बनाएगा? जाहिर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगी। मगर देखते हैं क्या सेक्शन 19 सबॉर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, मतलब आपके जो एक तो दायरे होते हैं सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर्स, कलेक्टर, कमिश्नर, ये इस इनों के जो नीचे होते हैं वो क्या होंगे? सबॉर्डिनेट होंगे किन किसको? जो कि दायरे सब सुपीरियर उनको। इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स रेवेन्यू ऑफिसर शल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू द contrary be subjected to the place, time and manner of performing his functions to the direction and control of the officer to whom he is subordinate। For example, कलेक्टर जो है ना वो सबॉर्डिनेट है कमिश्नर के। अब जो भी काम करेगा वो कमिश्नर को बताता रहेगा, या कमिश्नर उसको कह सकता है कि भाई साहब आपने ये काम किया गलत किया या कुछ भी, तो वो अब सबॉर्डिनेट है कौन? कलेक्टर, कमिश्नर का। तो और फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टर किसको? कमिश्नर को। तब तक जब तक अगर कोई और मतलब उसको एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ कोई अलग ना बनाया गया हो, कोई ऐसा अलग कानून ना बनाया गया हो, यहाँ पे इसको कहा गया हो कि आप कलेक्टर साहब आप जो है अब कमिश्नर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके सबॉर्डिनेट अब आप नहीं है, ऐसा कुछ अगर नहीं है तो तब तक जो है वो कलेक्टर सबॉर्डिनेट होगा किसके? कमिश्नर के। सेक्शन 20 कहता है पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब जो पावर्स
प्रोसीजर्स मतलब कंसर्न पावर्स जो है वो सॉरी प्रोसीजर वगैरह कौन बनाएगा। सेक्शन रीड करते हैं फिर नीचे आएंगे इजेक्टमेंट की तरफ। सेक्शन 20 says the board of revenue may with the previous approval of government lazmi है make rules not inconsistent with the act for regulating the procedure of revenue officers in cases in which a simple board of revenue कानून बनाएगी कि किस तरह revenue officers को काम करना है मगर previous approval government की लाजमी है। The rules may provide among other matters for the mode of enforcing orders of ejectment under अब काम बताए गए हैं कौन कौन से काम जो हैं वो जो है उससे कंसर्न बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून बना सकती है। ये वो काम है जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड काम नहीं है। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो कानून वो प्रोसीजर बनाएगी उन चीजों कामों से कंसर्न प्रोसीजर्स बनाएगी जो कि इस एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है। बात सिंपल ये है। अब कौन से काम है जिससे मुतलिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोसीजर बना सकती है। अब ये the rules may provide among other matters for the mode of enforcing orders of ejectment ejectment अभी डिस्कस करते हैं हम under this act from and delivery of possession of इससे कोई मुतल्लिक कोई मामला है immovable property and rules providing for those matters may confer on any revenue officer all or any of the power regard to contempt वगैरह से कानून मुतल्लिक procedures resistance and the like which a civil court may exercise in execution of a decree whereby it is इसको डिस्कस करते हैं अभी इसको सबसेक्शन 3 को डिस्कस कर लें। Subject to the rules made under this section, a revenue officer may refer any case which is empowered to dispose of under this act to another revenue officer subordinate to him for investigation and report and may decide the case upon such report after। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कमिश्नर है ना तो वो कमिश्नर क्या कर सकता है कि कोई काम जो है वो या कोई केस जो है वो उसको रेफर कर सकता है कलेक्टर को या उससे नीचे। ठीक है कलेक्टर को फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई ये केस से सॉल्व करो इन्वेस्टिगेट करो जो भी कुछ है। जब इन्वेस्टिगेशन कलेक्टर ने कर ली तो फिर कमिश्नर क्या कर सकता है उससे उस रिपोर्ट पर जो है फिर जो डिसीजन वगैरह जो कुछ बनाना चाहे वो बना सकता है। वो पावर है एक इसकी जो कमिश्नर या कलेक्टर जो भी आपका होगा फिर। ठीक है अब इजेक्टमेंट की तरफ आते हैं। देखिए इजेक्टमेंट का मतलब होता है इजेक्टमेंट इज अ कॉमन लॉ cause of action common law cause of action है by a plaintiff who does not actually possess a piece of real property but has a right to possess it against a defendant who is in actual possession of the property। इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल मेरा घर है उमरकोट के अंदर मैं उसका राइट मेरा है उस घर में रहना मगर मेरा कोई कजिन है या कोई और जो कि मुझे वहां पर रहने नहीं दे रहा। सही है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और अब वो खुद वहां पर रह रहा है तो अब जो है मैं इजेक्टमेंट के लिए जो है आ सकता हूँ कहाँ पर बोर्ड ऑफ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर जो भी होंगे मेरे जुरिडिक्शन में वहां पर जाऊंगा और वहां पर जो एज अ प्लेंटिफ में केस फाइल करूंगा और उनको कहूंगा कि इजेक्टमेंट ऑर्डर को दिया जाए इजेक्टमेंट ऑर्डर को पास किया जाए कॉज ऑफ एक्शन के मुताबिक। और जो बंदा जो कि डिफेंडेंट है जो बंदा मेरे मतलब जो बंदा मेरे घर को कब्जे में लिए हुए उसको वहां से इजेक्ट किया जाए उसको निकाला जाए उसको थ्रो आउट किया जाए। सिंपल इजेक्टमेंट ये। अब इजेक्टमेंट से मुतलिक या तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद कानून बना सकता है रेवेन्यू ऑफिसर खुद इजेक्टमेंट ऑर्डर दे कह दे कि भाई इस बंदे को निकाल दो तो फिर निकाला जा सकता है। या रेवेन्यू ऑफिसर समझता है कि मे भी प्रिवेंटिव का हक ही ना हो मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरा ना हो तो फिर जो वो उसी चीज को किसी कोर्ट सिविल कोर्ट में भी भेज सकता है रेवेन्यू ऑफिसर उसी केस को। फिर कोर्ट जो है सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी और जो फिर मतलब अकॉर्डिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है फिर इजेक्टमेंट जो है वो इजेक्टमेंट ऑर्डर किया जाएगा और बंदे डिफेंडेंट को वहां से निकाला जाएगा। सिंपल ये है इजेक्टमेंट। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया था इस सेक्शन में ये कहा गया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इन चीजों से मुतलिक प्रोसीजर्स वगैरह बना सकती है। सेक्शन 21 सेक्शन 20 पे अब हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन which last time came in the test of inland inspector revenue BS16 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगले लेक्चर में स्टे ट्यून्ड रहें कनेक्ट रहें मुझसे you will come to know about this। thank you guys don't forget to like subscribe and share this channel video both may Allah